मैं जिस किस्म के हालात में घिर चुका था उसमें कुछ भी हो सकता था। आयशा खामोशी से जख्म पर कोई मरहम लगा रही थी। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती कि मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही। अब एक कप चाय पिला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मुस्कुराते देखकर उसने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा। नहीं, पहले आप बताएं ये क्या हुआ। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। मैंने देखा तो बैटरी की चार्जिंग में कोई गड़बड़ थी। उतर कर चेक किया तो इसमें पानी की एक बूंद भी ना थी। गाड़ी वहीं खड़ी कर कर मैंने कुछ दूर एक दुकान से तेजाब खरीदा ताकि बैटरी में डाल सकूं। बोतल खोलते हुए वो मेरे ऊपर गिर गया। तेजी से पीछे हटा तो पांव फिसल गया और मैं सड़क के किनारे मौजूद गड्ढे में गिर गया। नीचे शायद कोई पत्थर पड़ा था। मेरा सर उस पर जा लगा जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। कितनी देर बेहोश रहा ये तो मुझे मालूम ना हो सका, लेकिन अंदाजा है कि 4-5 घंटे तो गुजर गए होंगे। मैंने क्लॉक पर नजर डालते हुए उसे एक कहानी सुना दी। अरे, 3 बज रहे हैं। मैंने हैरान होने की अदाकारी की। वो हैरत से मुंह खोले मेरी बात सुन रही थी। खुदा का शुक्र है, उसने आपकी हिफाजत की। उसने ऊपर देखते हुए शुक्र अदा किया। लेकिन क्या वो जगह इतनी ही सुनसान थी कि कोई भी न था? और किस किस्म का गड्ढा था जो सड़क के किनारे बना हुआ था? खुदा बर्बाद करे हुक्मरानों को, सब कुछ खुद खा जाते हैं, मुल्क पर तो कुछ लगाते ही नहीं। वो औरतों के मखसूस अंदाज में इंतजामिया को कोसने लगी। मैंने शुक्र किया कि उसने मेरी बेसरोपा कहानी पर यकीन कर लिया था। दरअसल मुझे बखैरियत देखकर उसने और कुछ न सोचा। मैं चाय और दर्द से आराम के लिए दवा लाती हूँ, ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। मेरा जहन एक बार फिर गुजरे वाक्य की तरफ चला गया। बदबख्त कालिदास बहुत कमीना खसलत साबित हुआ था। उसने मुझसे और राधा से माफी मांगकर जान बचा ली थी, लेकिन बदबख्त मौके की ताक में था। राधा क्यों नहीं आई? मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल चकरा रहा था। अगर आज मलंग मेरी मदद न करता तो शायद कालिदास अपने दिल की तमाम हसरतें निकाल कर दम लेता। कहीं कालिदास ने राधा को। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आने लगे। नहीं नहीं, कालिदास बेशक किसी तरह उसे वक्ती तौर पर रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब ऐसा भी ना था कि वो राधा को नुकसान पहुंचा सकता। ये सब कुछ उसी राधा की वजह से ही तो हो रहा है। मेरे अंदर से आवाज आई। वो मेरे पीछे पड़ी थी और कालिदास जैसे मरदूत उसे हासिल करने के लिए मरे जा रहे थे। मेरा दिल राधा की तरफ से बदगुमान हो चुका था। जिस तरह आज वो किसी वजह से ना पहुंच सकी थी, उसी तरह मुसीबत के किसी भी घड़ी में उसका गायब होना मुमकिन था। ये लें दवा, चाय के साथ खा लें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। आयशा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। दवा खाने के बाद मैंने गर्मा गर्म चाय की प्याली पी, जिससे मुझे काफी अफाका महसूस हुआ। हिलने जुलने की सूरत में पेट का जख्म तकलीफ देने लगता। आयशा मेरे पास बैठी मेरी टांगें दबाती रही। वफा की इस पुतली ने अतात गुजार बीवी होने का हक हर लम्हा अदा किया था। मैं उसका मुजरिम था, उसकी वफाओं का जवाब बेवफाई से दे रहा था। शायद इसीलिए मैं हर वक्त मुश्किलात में घिरा रहता। चोट की वजह से मुझे वक्ती तौर पर बुखार हो गया था, इसलिए एक दिन की छुट्टी लेना पड़ी। दूसरे दिन बैंक जाकर मैंने सबसे पहले मोहम्मद शरीफ को बुलवाया और उससे अपने उस दिन के रवैये की माजरत चाही। जनाबे आली, क्यों शर्मिंदा करते हैं? वो खजल हो गया। मेरे जहन से बोझ हट गया। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने बाकी वक्त घर पर गुजारा। आयशा मेरा हर तरह ख्याल रख रही थी। राधा अभी तक ना आई थी। अब मुझे उसकी खास परवाह ना रही थी। मैं अपनी दुनिया में मस्त हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। आयशा अब बिल्कुल मुतमईन हो चुकी थी। इस दौरान राधा का जिक्र तक हमारे दरमियान ना हुआ। दूसरे दिन एतवार था। मैं और आयशा रात देर तक जाग कर बातें करते रहे, फिर सो गए। रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। प्रेम, मेरे कानों में राधा की मधम सरगोशी उभरी। मैं बुरी तरह चौंक गया। प्रेम, ये मैं हूं, तुम्हारी राधा। इस बार उसकी वाज़ेह आवाज मेरे कानों में आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तो समझ रहा था उस खूबसूरत बला से मेरी जान छूट गई है, लेकिन वो एक बार फिर आ गई थी। मोहन, इस बार उसकी संजीदा आवाज आई। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? सुन रहा हूं, मैंने बेइतनाई से जवाब दिया। क्या तुम थोड़े समय के लिए बाहर आ सकते हो? उसने इल्तजा आमेज लहजे में कहा। मैंने एक नजर आयशा की तरफ देखा। वो बेखबर सो रही थी। उसके घने मुलायम बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। जानती हूं मुझ उभागन से नाराज हो, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हाँ, सारा कसूर तो मेरा है, मैंने जल कर कहा। क्या तुम अपनी दासी को कुछ कहने का अवसर नहीं दोगे? वो मुसलसल माफी मांगती रही। एक पल बाहर आ जाओ। यदि उसके बाद भी तुम नाराज रहे तो मैं चली जाऊंगी। मेरी इतनी सी बिनती मान लो प्रेम। उसकी सिसकी नुमा सरगोशी सुनाई दी।
मैं आहिस्ता से उठा, दराज से सिगरेट का पैकेट निकाला और गर्म चादर ओढ़कर बाहर निकल आया। आखिरी तारीखों का चांद अपनी जर्द रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आहिस्ता से कॉरिडोर का दरवाजा बंद करके बरामदे में आ गया। लॉन में कोई न था। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वो मुझे कहीं नजर ना आई। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब राधा ने मुझे बाहर बुलाया था, लेकिन उसके बजाय मोहम्मद शरीफ मौजूद था। मैं आहिस्ता से चलता हुआ लॉन में आ गया। माहौल सर्दी से ठटरा हुआ था। राधा! बाहर आकर मैंने पुकारा। प्रेम! मेरे बिल्कुल पीछे राधा की खुमार आलूद आवाज आई। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वो सरापे नाज मेरी आंखों के सामने थी। सब्ज रंग की साड़ी में उसका कुंदन बदन दमक रहा था। माथे पर लगी तिलक किसी हीरे की तरह चमक रही थी। बड़ी बड़ी गजाली आंखों में सारे जहां का खुमार भरा हुआ था। आंखें क्या थी, शराब खाने थे। मेरी नजर उठी तो झुकना भूल गई। वो सब अहदो पैमा जो मैंने खुद से किए थे, उसके हुस्न के सैलाब के आगे खसो खाशाक की तरह बह गए। उसके वजूद से उठती भीनी भीनी महक मुझे दीवाना बना रही थी। आज वो पूरी तरह मुसल्ला होकर आई थी। इधर हाल ये था कि जंग से पहले मेरे दिल ने हथियार डाल दिए थे। मैं बेखुद सा उसे देख रहा था। प्रीतम! वो लपक कर आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। एक ख्वाब की सी कैफियत थी मेरी। उसका नर्मो नाजुक वजूद मुझ में समाये जा रहा था। उसकी खुद सुपुर्दगी ने मुझे ज्यादा देर ठहरने न दिया। मेरी बाहों का घेरा खुद ब खुद उसके गिर तंग होता गया। उसका बदन किसी भट्टी की तरह तप रहा था। सांसों में जैसे भौचाल आया हुआ था। वो खुद को मेरे अंदर जज्ब करना चाहती थी। न जाने उसके हुस्न में ऐसी क्या बात थी कि मैं सब कुछ भूल गया। प्रेम! मेरे कान के पास उसकी खुमार में डूबी सरगोशी उभरी। राधा! मेरी आवाज भी बोझल हो चुकी थी। प्रेम! प्रेम! मेरे मीत, कितना तड़पी हूं मैं तुमसे दूर रहकर। वो मेरे चेहरे से अपना नर्मो मुलायम चेहरा रगड़ते हुए बोली। उसकी मुअत्तल सांसें मेरे वजूद को महकाई दे रही थी। अचानक हर सुख खूब अंधेरा छा गया। मैं बुरी तरह चौंक गया। ना प्रीतम, ये मैंने किया है। उसने मुझे भींच लिया। क्यों? मैंने जानते हुए भी अनजान बन गया। जब दो प्रेमियों का मिलन होता है तो धरती की हर शय सब कुछ भूलकर उन्हें देखने लगती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे सुंदर प्रेमी को कोई दूजा देखे। उसने हाथ से पकड़कर मुझे वहीं नरम नरम घास पर बिठाते हुए कहा। अब सर्दी का कहीं नामो निशान ना था। हम शबनम से भीगी घास पर बैठे हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो बैठी हुई थी और मैं उसकी रेशमी गोद में सर रखे दराज था। राधा! तुम तो कहती थी हमारा जिस्मानी मिलाप अभी मुमकिन नहीं, फिर आज क्या वो पाबंदी खत्म हो गई? मैंने उसकी जुल्फों की महक अपने अंदर उतारी। छोड़ो ये बातें। देखो समय कितना सुंदर है। चंद्रमा मेरी गोद में है। वो मेरे ऊपर झुक आई। उसकी सांसों की गर्मी मुझे पिघला रही थी। दम बदम उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ रहा था। करीब, करीब और करीब, हत्ता कि हमारे वजूद एक हो गए। उसके अंदाज में जो वारफगी थी, उसे शायद मैं जिंदगी भर न भुला सकूं। कहां तक उसकी बेताबियों की दास्तान रकम करूं। न कलम में ताब है, न मेरे अंदर इतनी सलाहियत कि मैं उस चांदनी रात की दास्तान बयां कर सकूं। जब हम दोनों होश की दुनिया में वापस आए तो मुझे सब कुछ बड़ा हसीन नजर आ रहा था। सुबह के करीब जब मैं दबे पांव वापस बेडरूम में दाखिल हुआ तो आयशा हस्बे मामूल महवे ख्वाब थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही खुद ब खुद झुक गई। बिस्तर पर गिरा तो मेरी आंखें नींद से बोझल थीं। सुबह आयशा के कई बार जगाने से मेरी आंख खुली। मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी जो किसी नौशगुफ्ता फूल की तरह पाकीज़ा लग रहा था। रात का खुमार अभी तक मेरी आंखों में छाया हुआ था। राधा ने मुझे कुछ पूछने, जानने या गिले शिकवे करने का मौका ही न दिया था। मैं उससे इतने दिन की गैर हाजिरी के बारे में मालूम करना चाहता था। बैंक पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोला, मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मेरी कुर्सी पर वो फितना गर्ल जलवा अफरोज थी। जी हाँ, राधा। साड़ी में उसका निखरा निखरा शबाब कयामत ढा रहा था। दिन की रोशनी में वो और ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। उसके हुस्न के बारे में क्या कहूँ, वो तो परिस्तान से आई कोई परी थी। होठों पर मलकूत की मुस्कुराहट लिए वो खुमार आलूद निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर स्टाफ की तरफ देखा। सब अपने काम में मुनहमिक थे। सजना, तुम भूल गए, मैंने कहा था तुम्हारे बिन मुझे कोई देख नहीं सकता, न मेरी आवाज सुन सकता है। राधा की मधुर आवाज मेरे कान में पड़ी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं चाहता था उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसकी मधुर हंसी कमरे में जल तरंग बजा गई। प्रेम! ये ठीक है, मैं किसी को दिखाई नहीं देती। यदि तुमने मुझे हृदय से लगाया तो बाहर बैठे मंच क्या विचार करेंगे कि तुम किसे अपनी बाहों में भींचे खड़े हो। मुझे अपनी बेखुदी पर हंसी आ गई। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठी और बादे सबा की झोंके की तरह मेरे पास आ गई। बुराजिए महाराज, उसने किसी कनीज की तरह झुककर मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। शुक्रिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा।
मुझे हैरत हो रही थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन किसी और को नजर ना आ रही थी। मैं बार बार कनखियों से बाहर की जानिब देख रहा था। मेरी बात पर विश्वास नहीं है साजन? उसने मेरे पास खड़े होकर पूछा। यकीन तो है, लेकिन देखो ना, कितना अजीब लग रहा है। तुम मौजूद हो, लेकिन मेरे अलावा कोई और तुम्हें देख नहीं सकता। मैं हैरान था। तुम भी बैठो ना। मैंने सामने वाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए उसे बैठने को कहा। दासियां अपने देवता के चरणों में भली लगती हैं, वो एक जुज्ब के आलम में बोली। आज मुझे इतना होश न था कि देवता कहने पर उसे सरजनिश करता। रात मुझे उसकी शिद्दतों का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। वो मुझे बेहद चाहती थी। मेरा मन कितना शांत है आज, तुम विचार भी नहीं कर सकते। क्यों? मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने वो कड़ा खत्म करवा कर जो उपकार मुझ पर किया, मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मुझे अचानक याद आया कि रात वो मेरे जिस्म से लिपट गई थी। मैंने पूछा भी था ये सब कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन उसकी बेताबियों के आगे सब कुछ गुम हो गया था। हैं? मैंने हैरत से कहा। मैंने तो कोई कड़ा खत्म नहीं करवाया, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं खुद भी हैरान रह गया था। वो मायनी खेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। तुमने नहीं करवाया तो फिर कैसे खत्म हो गया? मैंने तो सिर्फ मोहम्मद शरीफ से कहकर घर और दफ्तर का हिसार खत्म करवाया था। मैंने पूर्ण ख्याल अंदाज से कहा। किसी ने भी किया, भला किया, वो शौकी से बोली। कहीं तुमने खुद तो ये सब कुछ? मैंने उसे टटोलने वाली नजरों से देखा। उसकी मधुर हंसी कमरे में जलता रंग बजा गई। हाँ, तुम्हें तो अपने काम से मतलब है, चाहे मैं मर ही ना जाता। आखिर गिला मेरे होठों पर आ ही गया। भगवान न करे। उसने जल्दी से मेरे होठों पर अपना नाजुक हाथ रख दिया। मोहन, ये तुमने क्या कह दिया? उसने दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? उस दिन की अजियत याद आते ही मेरा लहजा तल्ख हो गया। क्या? उसकी सवालिया नजरें मुझ पर टिकी थी। मैं उसे कालिदास और मलंग के बारे में बताने लगा। अभी मैंने बात शुरू की ही थी कि उसने मुझे रोक लिया। बस करो मोहन। उसके मुंह से गुर्राहट निकली। आंखों में आग के अलाव भड़क उठे। कालिदास ने अपनी मर्तियों का प्रबंध खुद किया है। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि मेरा जिस्म कपकपा गया। उसका हसीन चेहरा आग की तरह तप गया था। कालिदास, अब तुझे मेरे शराब से देवता भी ना बचा पाएंगे। इतना कहकर वो लम्हों में मेरे सामने से गायब हो गई। राधा, मैंने जल्दी से पुकारा, लेकिन कमरे का सकूत बता रहा था वो जा चुकी है। मुझे अफसोस सा हुआ कि मैंने उस वक्त क्यों कालिदास का जिक्र छेड़ दिया था, लेकिन जो कुछ उस मरदूत ने मेरे साथ किया था, मैं उसे किसी तौर पर भूल नहीं सकता था। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि मैं उस हरामजादे को कुत्ते की मौत मारूं। अगर उस दिन मलंग मेरी मदद न करता तो आज मैं जमीन के ऊपर होने के बजाय अंदर होता। कुछ देर बाद वो यकदम जाहिर हो गई। ये पहला मौका था कि वो यूं मेरे सामने जाहिर हुई थी। उसके हंसी चेहरे पर गुस्से और झंझलाहट के तासुरात थे। वो अपराधी मंडल में चला गया है। वो गुस्से से पेचोताप खाते हुए बोली। कहाँ चला गया है? मैं कुछ ना समझा। मंडल में। उसका चेहरा आग की तरह तप रहा था। मंडल क्या होता है? वो पापी जानता था कि उसे राधा की शराब से अब कोई नहीं बचा सकता। इसी कारण वो एक दायरा खींचकर उसमें बैठ गया है, जिसमें उसे शरण मिल गई है। उसने तफसील से बताया। तुम चिंता ना करो मोहन, वो कब तक वहां बैठा रहेगा? जैसे ही बाहर आया मैं उसका बलिदान तुम्हारे चरणों में करूंगी। फिर कुछ सोचकर बोली। मोहन, क्या तुम मुझे वो स्थान दिखा सकते हो जहां वो पापी तुम्हें लेकर गया था? मैं यहाँ के रास्तों से इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ जहां मेरी गाड़ी खराब हुई थी या की गई थी। मेरे ख्याल में गाड़ी के खराब होने में कालिदास का हाथ था। तुम्हारा विचार गलत नहीं मोहन, सब कुछ उसी दुष्ट ने किया था। उसका गुस्सा किसी तौर पर कम होने में ना आ रहा था। छोड़ो राधा, जब वो लांती बाहर आएगा तो देख लेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा। नहीं मोहन, उसका अपराध कुछ कम नहीं है। हो सकता है उस स्थान पर जाकर मैं उसे बाहर लाने में सफल हो जाऊं। राधा ने इसरार किया। अच्छा ठीक है। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी बच्चों को स्कूल से लाने में काफी वक्त है। हम जल्दी से वहां हो आते हैं। मैंने गाड़ी की चाबियां उठाते हुए कहा। मैं बाहर जाने लगा तो वो भी मेरे साथ चल पड़ी। तुम इसी तरह जाओगी? फिर किस तरह जाऊं? वो हैरान रह गई। मेरा मतलब, अच्छा ठीक है। अचानक मुझे याद आया कि वो किसी और को तो नजर ही नहीं आती। मैं बार बार ये बात भूल जाता था। बात थी भी नाकाबिले यकीन। हम दोनों केबन से बाहर आए। मैंने इमरान को कुछ हिदायत दी और उसके साथ बाहर आ गया।